हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 10, विषय होगा हमारा गणित और ये है आकलन कार्यपत्रक यानी असेसमेंट वर्कशीट है 15, ठीक है ना, जो कि 23 फरवरी 2022 के लिए है। तो इस वर्कशीट में हम लोग करेंगे, देखिए ये वर्कशीट हमारा होने वाला है 20 अंक का और एक पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न 2-2 अंक के हैं, तीसरा और छठवां यानी 3 से 6 तक प्रश्न 3-3 अंक के हैं और 7वां प्रश्न जो है वो 4 अंक का है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर जो 7 प्रश्न है हमारे यहाँ पर। जो पहला प्रश्न है ये देखिए, पहला प्रश्न ये है 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए और 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये रहा, इन सभी को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए। आगे चलेंगे तो अच्छे से समझेंगे और सॉल्व भी करेंगे, ठीक ना, हर एक का प्रॉपर सोल्यूशन देखेंगे हम लोग। तो दूसरा प्रश्न ये रहा और तीसरा प्रश्न ये है, लुप्त बारंबारता क्यों ज्ञात कीजिए यदि निम्न बंटन का बहुलक 68 है, ठीक है। बहुलक कितना है? 68 है। तो यहाँ पर क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है। आगे चलते हैं, 4th क्वेश्चन है यहाँ पर। इन सभी को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन है हमारा। 4th क्वेश्चन में ये ऐसा कुछ दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आगे चलें तो ये 5th क्वेश्चन है, ये वाला आंतरिक व्यास 36 सेंटीमीटर के एक अर्धगोलाकार कटोरे में कोई द्रव भरा है, ये सब दिया है, ठीक ना। पढ़ लीजिए और नोट भी कर लीजिए। आगे चलेंगे तो सॉल्व करेंगे एक एक करके, बारी बारी से एकदम प्रॉपर डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, ठीक है। कॉन्सेप्ट ही हमारा सब कुछ होता है। आगे चलें, देखिए ये 6th क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और ये है 7th क्वेश्चन। ये 7th क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्शन का यानी रचनाओं का है। ये जो हमारा रचनाएं चैप्टर है ना, उसका है, रचना करना है इसमें। तो चलिए यहाँ पर 7 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। 7 क्वेश्चन को चलिए अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके अच्छे से समझते हैं और सॉल्व करते हैं विद द कॉन्सेप्ट। पहला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले सवाल में है एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए और 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। क्या बोला है कि एक 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, ठीक है। रेखाखंड की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 7.6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और विभाजित किस में करना है? 5:8 में विभाजित करना है उस रेखाखंड को, ठीक है। तो हम लोग ए बी रेखाखंड ले लेते हैं, तो ए बी इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए अब हम लोग को स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, तो स्केल ले लेते हैं। यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हम लोग खींच लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए 7.6 सेंटीमीटर कहाँ तक होगा? यहाँ से लेकर यहाँ से, ठीक है, 0 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो ये 7.6 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया ए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अब अगला स्टेप कैसे होता है हमारा? अगर हमको इस तरह का कोई सवाल दिया है तो इस तरह के सवाल को करने के लिए अगला स्टेप हम लोग एक न्यून कोण बनाते हैं, ठीक है। तो इससे न्यून कोण बना लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक कुछ न्यून कोण बना लिया, ठीक है। समझ लीजिए ये हमारा न्यून कोण बन गया, ठीक है। इतना लंबा क्यों खींचा है अभी पता चल जाएगा। तो ये बन गया एक न्यून कोण। अब अगला स्टेप हमारा ये होता है कि देखिए किस अनुपात में विभाजित करना है हमको? 5 और 8 में, है ना। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 + 8 बराबर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। मतलब ये जो हमने रेखा खींची है एक, इस रेखा को 13 बराबर भागों में विभाजित कर दीजिए, ठीक है। तो हमको प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये है प्रकार। इसको थोड़ा सा हल्का सा खोल लीजिए और 13 बराबर भागों में इसको बांट दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से हमने एक चाप यहाँ पे काट दिया, फिर यहाँ से दूसरा भाग, फिर यहाँ से तीसरा भाग, 4 भाग, ठीक है, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग, 8, 9, ये हो गया 9 भाग। और आगे करें तो ये हो जाएगा 10वां भाग, फिर इसके बाद 11वां भाग, है ना, 12वां भाग और ये हो जाएगा 13 भाग, ठीक है। तो इसको हमने 13 बराबर भागों में बांट दिया। इसके बाद हमको क्या करना है? इन सभी खानों को हम लोग नाम दे देते हैं, ठीक ना। नाम दे देते हैं यहाँ पे A1,
यहाँ पे A2, यहाँ पे A3, ठीक है। ऐसे करते करते यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा A5 और फिर यहाँ पे हो जाएगा A13, ठीक है, क्योंकि 13 भागों में हमने बांट दिया है। सभी का नेमिंग कर लीजिए आप लोग, ठीक ना। तो A1 से लेकर A13 तक माने हमने इसको, इस रेखाखंड को 13 बराबर भागों में बांट दिया। अब आगे हमको क्या करना है, देखिए इस लास्ट वाले पॉइंट को A13 को B से मिला दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर हम इसको मिलाए दे रहे हैं, यहाँ पर इसको मिला दीजिए, है ना। तो ये हमने इसको मिला दिया, ठीक है। अब अगला हमको क्या करना है कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसको 5 और 8 भागों में विभाजित कीजिए, है ना। 5 भाग इधर, 8 भाग इधर, क्योंकि हमको 5:8 में लेना है, इसलिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 भाग यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और 8 भाग इधर बचा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो 5 भाग इधर हो जाएगा, 8 भाग इधर हो जाएगा, यानी A5 पॉइंट को हम लोग ले लेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से B और A13 के समांतर एक रेखा खींचनी है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे एक समांतर रेखा खींचनी है इसके। तो अब समांतर रेखा खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर इसको हल्का सा खोलिए, है ना, और इस A13 पर लगाइए। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चाप लगा दीजिए। इसको कुछ नहीं करना है, इस A5 पर लगाना है और एक चाप यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। तो ये चाप हमारा लग गया। अब आगे क्या करना है, देखिए इसको इतना फैलाना है ताकि ये यहाँ से यहाँ तक हो, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये इतना हो जाए, ठीक ना। तो ये इतना हो गया, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर रखेंगे तो ये इतना आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा ही है, इसको हल्का और छोटा कर लेते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए अभी करेक्ट है, ठीक है। इतना लगा लेना है यहाँ पर। इसके बाद उतना ही भाग यहाँ पे लगाना है इस पॉइंट पर, और इसको ऐसे चाप कट कर देना है, ठीक है। कट हो गया। इसके बाद अगला स्टेप हमारा है कि ये जो कटान बिंदु आया है इसको हम लोग इस A5 से मिला देंगे। तो सीधा मिला दीजिए। यहाँ पर देखिए इसको हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे मिला दिए, ठीक ना, ऐसे 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 मिला दिए। तो ये बन गया हमारा रेखा। अब ये वाला रेखा जो है इस पॉइंट को, मतलब इस रेखा खंड को AB को इस पॉइंट पर डिवाइड कर रही है, काट रही है ना। इस पॉइंट को मान लीजिए C। यही पॉइंट जो होगा हमारा इस रेखा खंड AB को 5:8 में विभाजित करेगा, यानी 5 भाग इधर होगा और 8 भाग इधर होगा। तो ये हमारे रचना के चरण हो गए, कैसे कैसे किया जाता है ये हमने सीख लिया कि रचना कैसे करेंगे, ठीक है। तो 5 भाग इधर होगा, 5 सेंटीमीटर नहीं, ध्यान रखिएगा, 5 भाग इधर होगा, यानी 7.6 सेंटीमीटर का 5 भाग इधर होगा और 8 भाग इधर होगा। समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन टोटल यहाँ से अगर यहाँ तक देखें तो ये 7.6 सेंटीमीटर होना चाहिए A से B तक, ठीक ना। तो ये हो जाएगा और 8 भाग ये हो जाएगा। तो चलिए पहला प्रश्न तो हमारा हमने अच्छे से समझ लिया। दिया था इसमें एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए, हमने खींच दिया और 5:8 में उसको विभाजित करना था, तो हमने ये काम भी कर लिया, ठीक है। चलते हैं अब अपने दूसरे प्रश्न पर। तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न में बोला है कि विमाओं 49 × 33 × 24 सेंटीमीटर वाले लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक गोले में ढाला गया है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या दिया है कि हमको दिया है एक टुकड़ा दिया है लोहे का, और उस लोहे के टुकड़े के डायमेंशंस दिए हैं, यानी विमाएँ दी गई हैं, कितना कितना 49 × 33 × 24 सेंटीमीटर में, ठीक है। यानी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है, ठीक है ना। अब बोला है कि इस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक गोला बना दिया जाता है। तो गोला बनाएंगे तो गोला का कुछ ना कुछ त्रिज्या होगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये गोला बना तो इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। अब इस लोहे के टुकड़े को किसमें बनाया गया, है ना, इसमें बनाया गया, गोले में बदला गया। तो इन दोनों का आयतन तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम जब एक आकार से दूसरे आकार में बदलते हैं
तो आयतन हमारा नहीं बदलता है, भले उसका आकार, साइज सब कुछ बदल जाए, लेकिन हमारा आयतन नहीं बदलता है। मतलब इसका आयतन और इसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए। तो इस लोहे का टुकड़े का आयतन कितना हो जाएगा? तो लोहे के टुकड़े का आयतन, लोहे के टुकड़े का आयतन किसके बराबर होना चाहिए? गोले के आयतन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि लोहे के टुकड़े से ही तो गोला बनाया गया है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा गोले का आयतन, ठीक ना। अब गोले का आयतन कितना होता है? अच्छा, लोहे के टुकड़े का आयतन कितना हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी 49 गुणे 33 गुणे 24 बराबर गोले का आयतन क्या होता है? अगर गोले की त्रिज्या r है तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, r जहाँ गोले की त्रिज्या है, ठीक है। अब देखिए पाई का मान 22/7 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 49 गुणे 33 गुणे 24 बराबर ये हो जाएगा 4/3 गुणे यहाँ पे ये होगा 22/7 और गुणे r क्यूब हो गया, ठीक है। सबको इधर ले आइए, तो कितना हो जाएगा? 49। अभी इन लोग को गुणा मत करिए, है ना। 33 सभी अभी सब कट जाएंगे, ठीक है। 24 और ये 4, अच्छा पहले 3 को लाइए तो इधर गुणे में होगा, फिर 7 को लाइए तो इधर गुणे में होगा और बटे में हो जाएंगे। 4 हो जाएगा बटे में और ये 22 आएगा तो ये भी बटे में हो जाएगा, इक्वल टू इधर बचा r क्यूब, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब काट दीजिए, तो देखिए 4 से ये कटेगा, 6 बार में 4 छंग 24, ठीक है। और काट दीजिए इसको, 11 से इसको काटेंगे तो 3 और 11 से इसको काटेंगे तो 2, ठीक है। फिर 2 से इसको काट दीजिए तो 3 दूना 6, बचा क्या क्या देखिए यहाँ पर 49 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, है ना। 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे यहाँ पे 7 बचा, बराबर ये क्या है? r क्यूब हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस 49 को लिख दीजिए 7 गुणे 7, 7 गुणे 7 और इस 7 को भी इसके साथ में लिख लीजिए, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर r क्यूब। यहाँ से ये घन हटाएंगे तो इधर लग जाएगा घनमूल, है ना। तो यहाँ पर लगा दीजिए घनमूल, है ना, ये लग जाएगा घनमूल। घनमूल के अंदर क्या क्या हो जाएंगे? 7 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 इक्वल टू यहाँ पे बचा सिर्फ r बच गया, है ना। अब देखिए घनमूल में क्या होता है? 3 3 का पेयर बनाना होता है, तो 3 3 का पेयर बना दीजिए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 3 3 का पेयर। अब इसमें से एक ठो 7 बाहर निकाल लीजिए और इसमें से एक 3 बाहर निकाल लीजिए, इक्वल टू r, यानी r का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे 7 त्रिक 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो गोले की त्रिज्या कितनी आ गई हमारी यहाँ पर? 21 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न भी हम लोग अच्छे से कर लिए। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा सवाल देखिए यहाँ पर। तीसरे सवाल में है लुप्त बारंबारता q ज्ञात कीजिए यदि निम्न बंटन का बहुलक 68 है, ठीक है। यहाँ पर बारंबारता q दिया है, इस q का मान हमको ज्ञात करना है यदि इस बारंबारता बंटन का जो बहुलक आया है वो कितना है? 68 है, ठीक है। तो ये दिया गया है, ठीक ना। चलिए इसको हल करते हैं। तो हमारा सूत्र याद होना चाहिए इसके लिए हमको, है ना। बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसका सूत्र, ठीक ना। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है हमारा सूत्र बहुलक का, ठीक है। अब इसमें देखिए L क्या होगा? तो सबसे पहले हमको बहुलक वर्ग देखना है। तो बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कौन सा होगा? बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सबसे अधिक बारंबारता वाला जो बहुलक है वो है ये यहाँ पर 29 है। या फिर ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि q का मान जो 29 है उससे कम आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो बहुलक होता है हमारा, बहुलक का मान वर्ग अंतराल के बीच में ही होता है। समझ में आया? तो 68 देखिए किसके बीच में होगा? 60 से 80 के बीच में होना चाहिए, है ना। 60 से 80 के बीच में 68 होगा, तो यही हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग।
तो बहुलक वर्ग हो गया 60 से 80, यानी लोअर लिमिट यहाँ पर L बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसके बाद F1 क्या होगा हमारा, F1 ये 29 होगा, है ना। और F2 देखिए क्या होता है, F2 जो होता है इसके जस्ट बाद वाला बारंबारता होता है, यानी Q होता है, ठीक है। और हमारा जो F0 होता है वो इसके जस्ट पहले की बारंबारता होती है, यानी F0 बराबर हो जाएगा 21। और H देखिए कितना होगा, H का मान होना चाहिए यहाँ पर 80 माइनस 60, तो 80 माइनस 60 करेंगे तो आ जाएगा 20, ठीक है। सभी का मान हमको मिल गया, अभी सूत्र में रख दीजिए। बहुलक कितना है 68, ठीक है, इक्वल टू L का मान यहाँ पे 60 है, तो 60 प्लस F1 का मान है 29 माइनस F2 है Q बटे यहाँ पे 29 है ना, 2 इंटू F1 29 माइनस F0 कितना है 21 है, तो 21 माइनस यहाँ पे F2 का मान Q इंटू H का मान है 20, ठीक है। इसको इधर ले आइए, तो 68 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, डायरेक्टली कर दिए, इक्वल टू यहाँ पे कितना है ये 29 माइनस Q बटे 29 का 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 29 दूना 58 और माइनस 21 माइनस Q और इनटू ये हो जाएगा 20, ठीक है। इस 20 यहाँ पे गुणा पे है और तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 8/20 इक्वल टू यहाँ पे 29 माइनस Q और बटे इसको गुणा कर दीजिए, गुणा नहीं घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7 और 5 में से 2 गया 3, यानी 37 माइनस Q आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको काट दीजिए, तो अगर हम लोग 4 से काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, ठीक है, तो 4 दूना 8 हो गया और 4 पंचे 20 हो गया, यानी 2/5 आ गया। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, यानी 2 37 माइनस Q और बराबर इस 5 का गुणा इधर कर दीजिए, तो 5 का गुणा हो जाएगा 29 माइनस Q के साथ, ठीक है। अब गुणा करते हैं इसको, तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 7 दूना 14 और ये 74 माइनस 2Q बराबर 5 का गुणा इसके साथ करिए, तो ये हो जाएगा 9 पना 45 और हासिल 4 आया, ठीक है, और 5 दूना 10 4 14 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 5Q हो जाएगा। देखिए अब क्या करना है, Q वालों को एक साथ ले आइए, तो यहाँ से माइनस 5Q इधर आएगा तो प्लस 5Q हो जाएगा, यानी प्लस 5Q और माइनस 2Q यहाँ पे है ही, ये हो जाएगा 145 और माइनस ये प्लस 74 उधर जाएगा तो माइनस 74 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसमें से इसको घटा दीजिए तो 3Q आ जाएगा और इसमें से इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 और 14 में से 7 गया 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से Q का मान जो आ जाएगा वो आएगा 71/3, ठीक है। इसको भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितना, तो इसको भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, 1 बचा, फिर 3 त्रिकाई 9 है ना, 3 त्रिकाई 9, फिर 2 बचा, फिर आगे दशमलव लगा देंगे तो 20 हो जाएगा और 20 को 3 से काट दिए तो 3 छक्का 18 हो जाएगा, फिर 6 आते जाएगा, है ना, यानी 23.66 आ जाएगा Q का मान यहाँ पर, ठीक है। तो जो Q मिसिंग था इसका मान आएगा 23.66, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न भी हो गया हमारा। अब हम लोग चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथे प्रश्न में देखिए, चौथे प्रश्न में ये बोला है कि निम्न आकृति में ये आकृति दी गई है, ठीक है, कोण ABP ये कोण हमको निकालना है और प्लस AOB यानी AOB मतलब ये वाला कोण हमको फाइंड करना है, ठीक है। जबकि OAB यानी ये वाला कोण दिया है 30 अंश, ठीक है, ये कोण कितना दिया है 30 अंश दिया है, और PQ जो है केंद्र O वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। PQ क्या है, एक स्पर्श रेखा है, ये जो लाइन है ना ये रेखा क्या है, स्पर्श रेखा है इस वृत्त का। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब इसको कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। कौन सा कोण निकालना है हमको, पहले तो देखिए दिया क्या क्या गया है, कोण OAB हमको दिया है कितना 30 अंश दिया गया है, मतलब ये वाला कोण दिया गया है, तो हमको फाइंड करना है ये वाला कोण, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए कि जो स्पर्श रेखा होता है और त्रिज्या, इन दोनों के बीच का कोण क्या होता है 90 अंश होता है। आप लोग इतना तो जानते ही हैं
कि जो स्पर्श रेखा होता है वो त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, यानी त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। समझ में आ गया? कहीं पर भी, ठीक है। तो OB क्या है? त्रिज्या है। OA भी एक त्रिज्या है, ठीक है। अब देखिए, मतलब ये वाला पूरा ये कोण हमको निकालने के लिए क्या चाहिए? 90 अंश तो ये हो गया, मतलब ये वाला कोण अगर मिल जाए हमको तो हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण आ जाएगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? देखिए ये कोण कहाँ से मिलेगा, ये वाला कोण बताते हैं। ध्यान से देखिए, OA जो होगा, OA इक्वल टू होगा किसके? OB के। क्यों होगा? क्योंकि दोनों जो हैं वो त्रिज्याएं हैं, है ना, रेडियस है दोनों, तो दोनों बराबर होंगे क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अब इस त्रिभुज को देखो तो त्रिभुज OAB ये कैसा त्रिभुज बन गया? एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे है? क्योंकि OB और OA ये दोनों बराबर हो गए, तो जब दो भुजाएं बराबर हो गई तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये वाला कोण 30 अंश का है तो कोण B भी हमारा 30 अंश का होना चाहिए। ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे ये क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर ये कोण 30 अंश है तो ये भी 30 अंश का होगा। मतलब यहाँ पर कोण OBA जो होगा वो किसके बराबर होगा? कोण OAB के बराबर होगा और दोनों 30 अंश के हो जाएंगे। समझ में आ गया? यानी ये वाला जो कोण होगा वो कितना मिल गया हमको? 30 अंश मिल गया। यहाँ पे ये जो कोण है, अब इस कोण को और इस 90 अंश को जोड़ देंगे तो हमारा ABP मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कोण ABP इक्वल टू हो जाएगा कोण ABO प्लस कौन सा कोण? OBP, ठीक है। कोण OBP, इन दोनों कोणों को जोड़ दीजिए, इस कोण को और इस कोण को। तो ये वाला कोण कितना है? 30 डिग्री प्लस ये वाला कोण कितना है? 90 अंश है। इन दोनों को जोड़िए तो 9 3 12 यानी 120 अंश हो गया। तो कोण ABP कितना आ जाएगा? 120 अंश आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब दूसरा क्या बोला था कि कोण AOB निकालना है ना। तो कोण AOB निकालना है ना। हमको ये वाला कोण चाहिए AOB, यानी यहाँ पे जो केंद्र पर कोण बनेगा वो कोण हमको चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? देखें, क्योंकि ये कोण जो है वो हमको मिल गया है 30 अंश और ये भी 30 अंश है, तो ये कितना होना चाहिए? पता ही है सबको, है ना। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो ये वाला कोण कितना है? 30, ठीक है। 30 प्लस ये वाला कोण कितना है? कोण B, ये भी 30 है, प्लस ये वाला कोण क्या है? कोण AOB है, ठीक ना। बराबर इन तीनों का कोण योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। तो ये कितना हो गया? 60 प्लस कोण AOB बराबर 180। इस 60 को उधर ले जाइए तो कोण AOB बराबर 180 माइनस 60 यानी 120 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो कोण AOB का मान होगा 120 अंश, ठीक है। समझ में आ गया? तो कोण ABP ये भी 120 अंश और कोण AOB यानी ये वाला कोण ये भी 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये प्रश्न भी हमने अच्छे से समझ लिया और कर लिया। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा 5वां प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 5वां प्रश्न है, आंतरिक व्यास 36 सेंटीमीटर के एक अर्धगोलाकार कटोरे में कोई द्रव भरा है। एक अर्धगोलाकार कटोरा है, उसका व्यास 36 सेंटीमीटर है और उसमें कोई द्रव भरा गया है, यानी कोई लिक्विड है, ठीक है। मान लीजिए पानी ही है। इस द्रव को 6 सेंटीमीटर व्यास की 72 बेलनाकार बोतलों में भरा जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे 72 बेलनाकार बोतल हैं जिनको इस द्रव द्वारा भरा जाता है, ठीक है। 72 बेलनाकार हैं, 72 बोतल हैं ऐसे। यहाँ पर एक ही बोतल बनाया गया है, ठीक ना, एक ये बोतल है। तो ऐसे ऐसे 72 बोतल हैं जिनका व्यास जो है वो 6 सेंटीमीटर है। आगे बोला है कि यदि भरते समय 10% द्रव व्यर्थ हो जाता है, इसमें मतलब इस अर्धगोलाकार कटोरे से 72 बेलनाकार बोतल भरे जाते हैं। अब भरते टाइम इसमें का जो भी टोटल द्रव था उसमें से 10% व्यर्थ यानी बह जाता है, ठीक है। भरते टाइम कुछ द्रव बह जाता है यानी 10% बह जाता है।
तो बेलनाकार बोतलों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इस बेलनाकार बोतल की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम मान लेते हैं कि h है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जितना इसमें द्रव होगा, जितना इसमें पानी होगा, मान लीजिए वही पानी तो इन 72 बोतलों में भरा जाएगा। एक बोतल ये हो गया, ऐसे ऐसे कितने बोतल हैं, 72 बोतल हैं, ठीक है। मतलब इसका द्रव्यमान और 72 बोतलों का द्रव्यमान, मतलब जितना उनमें पानी आए, प्लस कितना पानी व्यर्थ गया है, 10% पानी, ठीक है। मतलब इसका 10% पानी व्यर्थ चला गया है। तो चलिए इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 इसकी त्रिज्या मान लेते हैं। तो R1 हो जाएगा 36/2 यानी 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी त्रिज्या हम लोग R2 मान लेते हैं, यानी 6/2 यानी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई हमने मान लिया है h। तो इसमें पानी का द्रव्यमान कितना होगा, अब अर्धगोले का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 2/3 पाई R1 क्यूब, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब एक बोतल का निकालिए, एक बेलनाकार बोतल का द्रव्यमान क्या होगा, यानी बेलन का आयतन। तो यहाँ पर बेलन का आयतन होता है पाई R2 स्क्वायर इंटू h हो जाएगा। R2 क्यों लिए हैं, क्योंकि इसका त्रिज्या लेना था हमको, ठीक है। कितने, अब ये तो एक बोतल का आयतन है, इंटू कितना करना पड़ेगा, 72 करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 72 भी कर दिया, ठीक है। प्लस जितना पानी इसमें था, मतलब इसमें था इस अर्धगोले में, उसका आयतन, पानी का आयतन ये हो गया, और जितना पानी इन बोतलों में गया वो हो गया, प्लस कुछ पानी बह गया था ना, तो वो पानी कितना बह गया था, इसका 10% यानी 2/3 पाई R1 क्यूब का कितना, 10%, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन सही हो गया। सबका मान रख दीजिए, आ जाएगा यहाँ से h का मान। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3 पाई का मान ले लीजिए 22/7 इंटू R1 है हमारा 18, तो हो जाएगा 18 का क्यूब, ठीक है, बराबर यहाँ पे 72 गुणे पाई का मान कितना हो जाएगा। अच्छा सुनिए, पाई तो कटेगा भी, ठीक है, यहाँ पे भी पाई रहने दीजिए, और यहाँ पे भी 72 इंटू, यहाँ पे भी पाई रहने दीजिए, और ये कितना होगा R2 कितना है हमारा, देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू h हमको निकालना है, जो कि, और 2/3 पाई R1 क्यूब, R1 कितना है यहाँ पे 18 है ना, तो 18 का क्यूब का मतलब गुणा 10%, मतलब 10/100, ठीक है, इतना हो गया, यानी इतना बटे इतना हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/10 आ गया। अब देखिए पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है, पाई कॉमन लेके और इससे काट दीजिए, तो यहाँ पे बचा सिर्फ कितना, 2/3 है ना, 2/3, और ये हो जाएगा 18 का क्यूब बराबर, यहाँ पे ये कितना हो गया, पाई तो कट गया है ना, पाई इसमें से और इसमें भी पाई, इसमें भी पाई कॉमन लेके हम लोग ने इसमें से काट दिया, ठीक है। या फिर दोनों साइड पाई से भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे पाई से भाग दे देंगे तो ये पाई कट गया, यहाँ पे पाई से भाग देंगे तो ये कट गया, यहाँ पे पाई से भाग देंगे तो ये कट गया, ठीक है। तो दोनों साइड पाई से भाग दे दीजिए। यहाँ पे बचा 72, और यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इंटू h प्लस यहाँ पे इसको देखें, ये कितना हो गया, अब ये हो गया 2/3 पाई तो चला गया ना, 18 का क्यूब और इंटू 1/10, ठीक है, 1/10। इसको क्या करिए, इधर ले आइए, ठीक ना। तो यहाँ पर 2/3 गुणे 18 का क्यूब, इधर लाएंगे इसको तो माइनस 2/3 गुणे 18 का क्यूब इंटू 1/10, ठीक है, बराबर ये हो गया कितना, 72 गुणे 9 गुणे h, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखिए इसको, 2/3 18 का क्यूब, 2/3 18 का क्यूब दोनों में है, इसलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो 2/3 गुणे 18 का क्यूब बाहर निकल आया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 1 और माइनस यहाँ पे बचा 1/10, ठीक है, बराबर ये कितना हो गया, 72 गुणे 9 गुणे h हो गया, है ना, समझते रहिएगा। चलिए आगे देखिए, तो 2/3 गुणे 18 का क्यूब,
यहाँ से 10 एक कम 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 और बटे में 10 हो जाएगा बराबर ये कितना हो गया 72 गुणे 9 गुणे h। अब यहाँ पे भी गुणा में 9 है, यहाँ पे भी गुणा में 9 है, काट दीजिए। अब इस 72 को हम लोग इधर ले आते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग इसको खोल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 गुणे इसको करिए 18 गुणे 18 गुणे 18 हो जाएगा और बटे में पूरा का हो जाएगा कितना, अच्छा यहाँ पे 2/3 और पूरे के बटे में हो जाएगा ये, एक तो 10 बचा है और इधर से 72 आएगा तो ये भी बटे में हो जाएगा, इक्वल टू h आ गया। अब इन सबको काट दीजिए, हमारा h का मान आ जाएगा, ठीक है। काटिए, देखिए 3 से इसको काटेंगे तो 3 छक्का 18 हो गया, इतना हो गया। फिर इसको काट दीजिए 5 से तो 2 पंचे 10 हो गया, ठीक है। अब क्या करिए 18 को अगर 72 से काटें तो 18 कम 18 और 18 चौको 72 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करिए, हाँ यहाँ पर ये 2 से कटेगा यानी 9 दूना 18 और ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4 है ना। तो 9 और 6 यहाँ ऊपर बचा 9 और 6, तो 9 और 6 का गुणा कीजिए तो 9 छक्का 54 और बटे 5 और 2 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू h, ठीक है। समझ में आया होगा। अब h का वैल्यू हो जाएगा हमारा 54/10 यानी 5.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक बोतल जो था हमारा उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, यहाँ पर h बराबर 5.4 आ जाएगा, h इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो ये प्रश्न भी हमारा हो गया, इसमें हमने समझ लिया कि कैसे इस प्रश्न को हल करना है। आगे चलते हैं, छठवां प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो देखिए छठवां प्रश्न ये है, छठवें प्रश्न में ये बोला है कि ये जो बारंबारता बंटन दिया गया है इसका बहुलक निकालना है हमको। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, अभी हम लोग जो तीसरा प्रश्न था उसमें लिखे थे, बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस F1 माइनस F2 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 यही होता है, इनटू h होता है, ठीक है। अब L बराबर क्या होगा, सबसे पहले तो हमको बहुलक वर्ग देखना है, ठीक ना। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे अधिक, तो सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पे दिख रहा है 16 है ना, 16 सबसे अधिक है, तो ये हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग, ठीक है। यानी 30 से 40 बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक वर्ग 30 से 40, लोअर लिमिट यानी निम्न वर्ग 30 हो जाएगा। F1 क्या होगा 16 हो जाएगा, F2 क्या होना चाहिए 12 होगा क्योंकि इसके जस्ट बाद वाला F2 होता है, तो F2 हो गया 12, ठीक है। और F0 क्या होगा इस 16 के जस्ट पहले यानी 10, और h का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा 40 माइनस 30 यानी 10 आ गया इतना, ठीक है। सभी का मान आ गया, अब हम लोग रख देते हैं यहाँ पर। तो बहुलक बराबर L का मान कितना है 30 प्लस F1 का मान 16 माइनस F2 का मान 12 बटे 2 गुणे 16 माइनस F0 का मान 10 फिर माइनस 12 और इनटू h का मान 10 यहाँ पर, ठीक है। तो 30 प्लस 16 माइनस 12 4 आ जाएगा और बटे में यहाँ पे गुणा 10 है तो इसको 10 कर दीजिए और साथ में 16 दूना 32, ठीक है, माइनस 10 और माइनस 12 कितना होगा माइनस 22 हो जाएगा, है ना। तो माइनस 22 हमने कर दिया यहाँ पर, इक्वल टू 30 प्लस इसको ऐसे ही रख दीजिए 4 गुणे 10 और बटे 32 माइनस 22, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ पे हो गया 10 है ना 10, तो ऊपर भी 10 नीचे भी 10, 10 से 10 कट गया, 30 प्लस ये यहाँ पे बचा 4 यानी 34 आ जाएगा। बहुलक कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, बस सूत्र में रखना था हमको। बहुलक कितना आ गया 34 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग पाँचवा लास्ट जो हमारा प्रश्न है यानी 7वां प्रश्न वो हम लोग देखते हैं। 7वां प्रश्न हमारा रचना जो है ना उसमें का प्रश्न है वो, ठीक है, रचना करना है उसमें। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो हमारा 7वां प्रश्न है, ये प्रश्न कुछ इस तरह है कि रेखाखंड AB जो है इक्वल टू 8 सेंटीमीटर खींचिए, है ना। एक रेखाखंड खींचना है AB बराबर 8 सेंटीमीटर का खींचना है, ठीक है। आगे है A तथा B को केंद्र मानकर क्रमशः 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के 2 वृत्त खींचिए। चलिए तो करते हैं इसको, है ना। पहले तो हम लोग AB रेखाखंड खींच लेते हैं एक अपना 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का हम लोग खींच लेते हैं। देखिए
ये यहाँ 0 से ले लिए और यहाँ 8 तक, ठीक है। 8 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड ए बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। अब आगे बोला है कि ए बी को, ए और बी को केंद्र मानिए। तो ए बी को हमने केंद्र मानना है, ए बी को केंद्र मान लिए, ए को केंद्र मान लिए सबसे पहले, और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो 3.5 सेंटीमीटर इससे नाप लीजिए। 3.5 कहाँ पे होगा, है ना, इसको बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये 3.5 यहाँ पर कुछ आएगा, ठीक है। तो इसको त्रिज्या, इतना त्रिज्या लेके वृत्त खींच दीजिए, यहाँ पर वृत्त बना दीजिए, है ना। तो ये हम लोग वृत्त बना लेते हैं। चलिए, ये हमारा बन गया एक 3.5 सेंटीमीटर का वृत्त। आगे बोला है कि बी को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, हम बी को केंद्र मानते हैं और 4.5, तो 4.5 तो इसमें देखना पड़ेगा कि 4.5 कहाँ पे आएगा, है ना। 4.5, 1 सेंटीमीटर इसको और बढ़ा दीजिए, है ना। तो ये हो गया 4.5, आप लोग देख सकते हैं। तो 4.5 का एक हम लोग वृत्त खींच लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 4.5, है ना, ये ऐसे, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त त्रिज्या का, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ये हो गया। अब देखिए आगे प्रश्न में ये बोला है कि प्रत्येक वृत्त पर एक दूसरे के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। मतलब करना ये है कि इसके केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा बनाना है और इसके केंद्र से इस पर स्पर्श रेखा बनाना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर इन दोनों का मध्य बिंदु खोजना पड़ेगा, ठीक है। ए और बी का मध्य बिंदु खोजिए। तो मध्य बिंदु क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, देखिए एक काम करिए, इससे ना आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए और दोनों तरफ चाप लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे, ठीक है, एक चाप यहाँ पर, एक चाप यहाँ पर। हम मध्य बिंदु खोज रहे हैं ए बी का, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर ऐसे एक चाप यहाँ पर और एक चाप यहाँ पर, ठीक है ना। अब इन दोनों चापों को क्या करिए, मिला दीजिए। जो कटान बिंदु है यहाँ पर, एक कटान बिंदु यहाँ पर है, एक कटान बिंदु यहाँ पर है, इन दोनों को मिला दीजिए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पर इसको मिला दिए तो ये हमारा मध्य बिंदु आ गया, समझ पा रहे हैं, ठीक है। इस मध्य बिंदु को M मान लीजिए। अब यहाँ पर AM या फिर MB, इन दोनों को त्रिज्या मानकर एक वृत्त और बना लीजिए, ठीक ना। तो देखिए क्या करिए, यहाँ पर इसको यहाँ पर रखिए और इसको इतना ले लीजिए, ठीक है, इसको इतना ले लीजिए। और यहाँ पर भी ये इतना ही होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों को मध्य बिंदु है ये। तो यहाँ पर यहाँ पर रख के एक वृत्त और खींच लीजिए, ठीक है। चलिए ये हमने एक वृत्त और बना लिया यहाँ पर, जिसका केंद्र जो है वो M है, ठीक ना। अब अगला स्टेप हमारा बहुत ही आसान है। तो देखिए ये जो वृत्त बना है, इस वृत्त को कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पर, और इस वाले वृत्त को यहाँ पर काट रहा है और यहाँ पर काट रहा है। तो इसके केंद्र से, है ना, इस वाले वृत्त के केंद्र से, पॉइंट ए से ये जो कटान बिंदु है इनको मिला दीजिए। तो बन जाएगा हमारा एक स्पर्श रेखा इस पर, ठीक है। देखिए ये इसको हमने मिला दिया तो एक स्पर्श रेखा ये बन गया पॉइंट ए से, मतलब ये बिंदु ए से इस पर स्पर्श रेखा, इस वृत्त पर, बड़े वाले पर। और इसको मिला दीजिए यहाँ पर, इसको, तो एक स्पर्श रेखा ये बन गया, ठीक है। अब इसके केंद्र से इसको मिलाना है और इसको मिलाना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऐसा कुछ आप लोगों का बन जाएगा। ये पॉइंट बी मिल गया और यहाँ पर इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए, ठीक है, पॉइंट बी से मिला दीजिए, यानी केंद्र से मिला दीजिए। तो देखिए
इन चारों बिंदुओं को नाम दे दीजिए कुछ ना कुछ। इस बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं P, और इस बिंदु को Q, इस बिंदु को R और इस बिंदु को S। ठीक है, तो इस वाले वृत्त पर, बड़े वाले वृत्त पर जो दो स्पर्श रेखाएं होंगी वो PA, AP और AQ होगा। ठीक है, तो इसकी स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हो गई? AP और AQ। और स्पर्श रेखाएं होंगी इस वाले वृत्त पर वो होगी PR और PS, BR और BS। ठीक है, BR और BS। ठीक ना, तो इस तरीके से हम लोग इसकी रचना कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो दिया है हमको, जैसे जैसे प्रश्न में बोला है वैसे ही करना है। एक रेखाखंड AB लिए 8 सेंटीमीटर का, उसके बाद केंद्र को A को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना लिए, और B को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक और वृत्त बना लिए। इसके बाद हमको ढूंढना है इन दोनों का मिडिल पॉइंट, यानी मध्य बिंदु ढूंढना है। तो मध्य बिंदु ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पॉइंट पर रखिए और आधे से थोड़ा ज़्यादा खोल के एक चाप इधर, एक चाप इधर, और यहाँ पे रख के एक चाप इधर, एक चाप इधर, इन दोनों चापों के कटान बिंदु को मिला दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा मिडिल पॉइंट। इस मिडिल पॉइंट को केंद्र मानकर, मध्य बिंदु को केंद्र मानकर और इसको त्रिज्या मानकर AM को एक और वृत्त बना लीजिए। ये वृत्त जहाँ जहाँ पे काटती है उनको मिला दीजिए, तो हमारा स्पर्श रेखा बन जाएगा। ठीक है, रचना के चरण आप लोग खुद लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये वर्कशीट था, आकलन कार्यपत्रक, असेसमेंट वर्कशीट, ये कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से सारा कुछ समझ लिया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर, और जो हमारा नया चैनल है, सेकंड चैनल जेनिक लर्न, उसको भी आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।